NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर जैविक विविधता सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसे कि रामसर सम्मेलन हो गया, हमारा पृथ्वी सम्मेलन हो गया, और क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें से क्वेश्चन आए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों श्योर नेट और जारफल लेने के लिए आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देंगे, वीडियोस देंगे, 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देंगे। जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आज के वो हमने अलग किए हुए हैं, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस कोर्स के अंदर लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे 2019 तक। तो किसी भी दोस्त को हमारे कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों जैव विविधता सम्मेलन यानी कि CBD की स्थापना विभिन्न सरकारों द्वारा 1992 में रियो डी जनेरिया यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस दौरान दोस्तों 193 सरकारों द्वारा इस पर साइन किए गए थे। और इसके अंदर क्या खास बात थी वो भी हम देख लेते। इसका जो उद्देश्य है वो देखते दोस्तों। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना था। और इसे दोस्तों अक्सर सतत विकास के संबंध में देखा जाता है, यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल के रिलेशन के अंदर इसको देखा जाता है। और इसके जो दोस्तों 2020 तक जो लक्ष्य है वो हम देख लेते हैं। 2010 के अंदर जापान में CBD पक्षकारों के सम्मेलन में 193 देशों की सरकारें एकत्रित हुई थी। और इस दौरान दोस्तों एक 20 सूत्रीय योजना को अपनाया गया था जिसे 10 सालों में लागू किया जाना था। और इस दौरान क्या करना था दोस्तों, 10 सालों के अंदर विश्व में 17% भूमि को संरक्षित क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना, 2020 तक हमारे महासागरों के 10% क्षेत्र को समुद्री संरक्षित क्षेत्र के रूप में कवर करना था। इसके दो मुख्य लक्ष्य ये थे। और उसके बाद दोस्तों और भी काफ़ी तरह के हमारे सम्मेलन हुए थे, उन सभी के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारे पास UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों इसकी जो ये फुल फॉर्म है ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें देखते दोस्तों क्या इम्पोर्टेंट बात थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। दोस्तों बहुत बार इसमें से ऐसे क्वेश्चन आया कि इसका उद्देश्य क्या था। जैसे कि हम बात करें पेरिस सम्मेलन है उसका क्या उद्देश्य था, और जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका क्या उद्देश्य था। तो इसमें से इस तरह से क्वेश्चन आए हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा UNFCCC है इसका जो उद्देश्य था वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना था, ये हमें पता होना चाहिए। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। और इसमें और चीज़ देखते हैं दोस्तों क्या इम्पोर्टेंट है। 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। और इसी के तहत दोस्तों 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ था। अब ये जो क्योटो समझौता है दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका जिक्र बार बार होगा। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे क्या चीज़ है। UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज के नाम से माना जाता है। दोस्तों जो UNFCCC है इसके अंदर काफ़ी देश भाग लेते हैं, तो उन सभी देशों की एक पार्टी है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज यानी कि COP के नाम से पुकारा जाता है। और इन पार्टीज़ की जो बैठक होती है दोस्तों, जो सम्मेलन होता है हर 2 साल के अंदर होता है। और उनके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो COP के जितने भी सम्मेलन हुए हैं आज तक उन सभी पे मेन पे हम बात करते हैं। COP का जो सबसे पहला सम्मेलन है दोस्तों ये 1995 को हुआ था। और ये जो सबसे पहला सम्मेलन है ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। और उसके बाद में दोस्तों 1997 का जो हुआ था उसका क्या परिणाम निकला था, क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना हुई थी।
और दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि COP8 हुआ था, ये दिल्ली के अंदर हुआ था। उसके बाद में 4 नंबर पे है दोस्तों COP11, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसे, और इसको मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान भी कहा जाता है। इसके अंदर यह निर्णय लिया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2012 तक बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा है इम्पोर्टेंट COP15, ये 2009 के अंदर हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, कोपेनहेगन के अंदर हुआ था। और इसका जो लक्ष्य था दोस्तों, इसमें क्या था कि सदस्य देश कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे। उसके बाद दोस्तों COP16 2010 में हुआ था, ये हुआ था कैनकुन के अंदर हुआ था, और इसके अंदर हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों COP18 2012 में हुआ था, ये दोहा कतर के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 10 नंबर पे वर्ष 2015 में आयोजित COP21, इसके अंदर दोस्तों एक ऐतिहासिक पेरिस सम्मेलन हुआ था। और इसके बारे में भी दोस्तों हम आगे बात करेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा अभी का करंट का जो हुआ है वो हुआ है COP24। ये दोस्तों 2 से 15 दिसंबर 2018 को पोलैंड के कोटिविस के अंदर हुआ था। इसकी जो खास बातें थी वो हम देख लेते हैं। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों, तौर तरीकों, नियमों को अंतिम रूप देना। और दूसरा था दोस्तों सुविधा प्रदान करने वाले तालानोवा संवाद 2018 का समापन करना। ये इसकी 2 मुख्य बातें थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं COP25 यानी कि दिसंबर 2019 में जो इवेंट हुआ है उसके अंदर क्या क्या हुआ था। इसके अंदर देखिए यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के अंतर्गत COP25 का जो सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था। इसका आयोजन दोस्तों राजधानी मैड्रिड के अंदर हुआ था। 2 से 13 दिसंबर 2019 के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पे है, स्पेन की राजधानी है दोस्तों, यहाँ पे ये हुआ था। ये क्वेश्चन में भी इसमें आ सकता है। और इसके अंदर क्या क्या मुख्य बिंदु थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। स्पेन में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता चिली सरकार द्वारा की गई थी, क्योंकि चिली ने देश में आंतरिक कारणों के चलते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इस सम्मेलन के आयोजन में असमर्थता जताई थी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, 1 मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो पॉइंट है इसमें COP25 का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2015 के पेरिस समझौतों की नियम पुस्तिका, जिसे रूल बुक के नाम से कहते, के अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करना था। गौरतलब है कि पेरिस समझौते वर्ष 2020 में 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लेगा। तो इसके अंदर दोस्तों रूल बुक के अंदर जो कुछ मुद्दे थे उनके ऊपर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था इसके अंदर। और इसके अंदर जैसे ऊपर है ये भी हम पढ़ लेते हैं। यह है जलवायु वार्ता जलवायु परिवर्तन के एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई, बिना किसी निर्णय के किसी रिजल्ट के समाप्त हो गई। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। और एक और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो और मैं आपको बता देता हूँ। उक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का पेरिस समझौते का लक्ष्य अब असंभव होने की कगार पर है। पेरिस समझौते में ये कहा गया था दोस्तों कि जो तापमान जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन ये असंभव होता हुआ अब लग रहा है। तो इसके बारे में भी इसका जिक्र किया गया था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन अभी भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये कुछ बातें जो हमें याद रखना जरूरी है। इसके बाद में बैठक में चिली मैड्रिड टाइम ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज जारी किया गया। ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है दोस्तों। वो कह सकते हैं कि COP25 में क्या जारी किया गया था, वो 3-4 दस्तावेज के नाम दे देंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। मैड्रिड टाइम ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज जारी किया गया था। और इस दस्तावेज में
के अंतर्गत सतत विकास तथा गरीबी उन्मूलन में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बाधाओं से निपटने के लिए आईपीसीसी द्वारा राष्ट्रों को दिए जाने वाले वैज्ञानिक सुझावों की सराहना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेना। और किसी भी दोस्त को अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। और आगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 2020 में COP26 जो 2020 के अंदर होने वाली थी, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दी गई है। इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ग्लासगो में नवंबर में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क के COP ब्यूरो ने यूको और इतालवी भागीदारी के साथ मिलकर किया है। और इसके अंदर दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर वो हम पढ़ लेते हैं। ग्लासगो में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन की 2021 में नई तारीखों का ऐलान यूके द्वारा इटली के साथ साझेदारी में अन्य सदस्यों के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा। यानी कि जो COP26 की नई तारीख क्या होगी वो अभी डिसाइड नहीं है, वो आगे आने वाले समय में डिसाइड होगी। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों इसके अंदर। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारी प्रोटोकॉल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल, ये 2011 के अंदर हुई थी। नगोया प्रोटोकॉल जिसे ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। और ये क्या है दोस्तों, आनुवंशिक संसाधनों की पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को जापान के नगोया में अपनाया गया था और 10वें सम्मेलन के दौरान 29 अक्टूबर 2010 को इसे स्वीकार किया गया था। इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत की दृष्टि से हम देखते हैं, ये हमें ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। भारत के लिए यह प्रोटोकॉल अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने आनुवंशिक संसाधनों एवं उसके जुड़े पारंपरिक ज्ञान के बायोपायरेसी। अब दोस्तों बायोपायरेसी हमें पता होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजिकल हमने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है और वो कोई चुरा के ले जाए तो उसे हम कहते हैं बायोपायरेसी कहते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आनुवंशिक संसाधनों एवं उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान, यानी कि हमारे देश के अंदर बहुत पारंपरिक ज्ञान है दोस्तों, तो उसकी कुछ चोरी हो गई थी, अनौचित्य उपयोग का पीड़ित रहा है, जिसे अन्य देशों में पेटेंट करवाया गया। यानी कि भारत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है दोस्तों जो पारंपरिक, जैसे कि हम बात करें कि हल्दी वगैरह, नीम वगैरह हो गया, उनसे हमने कई दवाइयाँ वगैरह बनाई है, तो उनका पेटेंट किसी और देश ने करवा लिया है। तो इस वजह से भारत इससे काफ़ी दुखी रहा था। तो ये जो नगोया प्रोटोकॉल थी इसके अंदर ये मुद्दा उठा था। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, हमारे पास है जैव सुरक्षा पर कार्टगेना प्रोटोकॉल 2000 के अंदर हुई थी। इसके अंदर क्या था दोस्तों, इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था और मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। यानी कि इसके अंदर ये बात कही गई है कि दोस्तों जो हम परिवहन वगैरह चला रहे हैं वो इस तरीके से चलाएं जिससे हमारा काम भी बन जाए और हमें हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी जो पर्यावरण है उस पर किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसके अंदर ये बात कही गई थी। और उसके बाद है दोस्तों उसके बाद है दोस्तों हमारे पास आईची जैव विविधता लक्ष्य है। आईची लक्ष्य या टारगेट का संबंध जैव विविधता पर दबाव को कम करते हुए इसके लाभों को सभी में बढ़ाने से है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो जैव विविधता का दबाव है वो ज़्यादा ना डाला जाए और उसको, उस दबाव को कम करके उसका जो लाभ है वो सभी को दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है। आईची लक्ष्य में मुख्य रूप से 5 रणनीति लक्ष्य है। दोस्तों आप ये यहाँ पे पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप पढ़ लेना इसको। आगे बात करते दोस्तों, हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास रामसर सम्मेलन। ये हुआ था दोस्तों 1971 के अंदर हुआ था। और दोस्तों रामसर सम्मेलन एकमात्र अंतरशासीय संधि है जो आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड से संबंधित है, उनके संसाधनों के संरक्षण और उपयोग से संबंधित है।
और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसे आर्द्र भूमियों पर सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें से करीब 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना, शायद क्या पता इसमें से अब की बार भी क्वेश्चन आ जाए। रामसर सम्मेलन के कारण ही 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और रामसर सम्मेलन का जो सचिवालय है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ये चीज़ें हमें पता होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। संगठन का जो उद्देश्य है वो वन्य जीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना है। तो ये इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अंदर दोस्तों WWF वर्ष 1998 से प्रत्येक 2 वर्ष बाद लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये चीज़ भी हमें पता होना ज़रूरी है। और एक चीज़ थी हमारी रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है, वो भी हमें पता होना चाहिए, वो मैंने आपको पिछली जो वीडियो है उसके अंदर बताई थी। और उसके बाद दोस्तों हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जनेरा सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया शहर में विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। ये चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। और दोस्तों ये जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन को 1972 में स्टॉकहोम में हुए मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की परिणति कहा जाता है। यानी कि इसका जो पृथ्वी सम्मेलन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ था, वो हुआ था मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से हुआ था। ये चीज़ हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं दोस्तों वो आप यहाँ से देख लेना, ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप इस पृथ्वी सम्मेलन की जो 2 उपलब्धियां थी दोस्तों उन पे हम बात करते हैं। पहली है एजेंडा 21 और दूसरा है रियो घोषणा। अब देखिए एजेंडा 21 यह एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसे सम्मेलन के 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि राज्य जो है वो एजेंडा से बाध्य नहीं है, एजेंडा 21 से बाध्य नहीं है। उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये अपनाना ही अपनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है। उनकी इच्छा है वो अपना भी सकते हैं और नहीं भी अपना सकते। और इसके जो मुख्य जो उद्देश्य है वो हम देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक तो जैसे गरीबी को दूर करना, उपभोग के ढंग को सही करना, स्वास्थ्य है, वित्तीय उपभोग है, उद्योग। एजेंडा 21 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1993 में एक आयोग स्थापित किया गया था, जिसे दोस्तों सतत विकास पर आयोग कहा जाता है। तो ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास रियो घोषणा या पृथ्वी चार्टर को अपनाया जाना पृथ्वी सम्मेलन की एक महान उपलब्धि है। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका रियो घोषणा से सहमत नहीं था, किंतु बाद में उसने भी घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। ये चीज़ भी हमें याद रखना जरूरी है दोस्तों। इस घोषणा पर 182 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस घोषणा में 27 सिद्धांत है। आगे दोस्तों हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 के जापान के क्योटो शहर में भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्यों स्थापित की गई थी, तो उसका उद्देश्य था दोस्तों भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए। इस सम्मेलन में 141 देशों ने भाग लिया था। और दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, 5 वर्षों के लिए 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था। और वो कौन कौन सी थी दोस्तों, एक तो थी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी थी मीथेन, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है सल्फर क्लोराइड, फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हमारी 6 गैसें थी, इनके उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य था। और इसके अंदर क्या है दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। इसकी जो पहली अवधि थी दोस्तों वो कितनी थी, 2008 से लेके 2012 तक थी। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो अवधि थी उसे बढ़ा दिया गया था, और वो कितनी हो गई थी दोस्तों, 2013 से लेके 2020 तक हो गई थी।
अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम पेरिस समझौता 2015। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक समझौते को 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क यानी कि जिसे हम CNF CCC कहते हैं, उस दौरान अपनाया गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों यही बनता है कि 2015 में इसे अपनाया गया था, और इसे दोस्तों COP21 के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर और क्या खास बातें हैं वो हम देख लेते हैं। सभी देशों को वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना था। यानी कि सभी देशों को ये बहुत ध्यान रखना था कि उनके जो भी कारखाने वगैरह है, उद्योग हैं, उनके द्वारा जो तापमान है 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। और इसके अंदर क्या था दोस्तों, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए सक्रिय प्रयास करना था। ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसी पॉइंट से क्वेश्चन पहले आ चुका है। और आगे हम बात करें दोस्तों, अगर आप चाहे तो ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे थोड़ी और हमने चीज़ें दी हुई है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC 2008। ये दोस्तों ये इंडिया का प्लान है। इसके अंदर हम देखते क्या था, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना यानी कि NAPCC को औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया था। यह उन संसाधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। और इसके अंदर दोस्तों जो मुख्य चीज़ है, मुख्य इसके 8 मिशन है दोस्तों, तो वो 8 मिशन हम एक बार देख लेते हैं। इसका एक तो है राष्ट्रीय सौर मिशन, और फिर है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, फिर है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, फिर है राष्ट्रीय जल मिशन। और इस तरह से दोस्तों ये 8 मिशन है, 8 के 8 आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों। इन 8 को आप एक बार पढ़ लेना, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।